सौम्या भी मुस्कुराई, फिर उसने पलटकर दरवाजा और बेसब्री के साथ और भी जोर से थपथपाया। हेलो, उसने आवाज दी। कोई है? कोई जवाब नहीं। तभी अचानक शरीर में सिहरन पैदा करने वाली जोर की ठंडी हवा चली और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। तब पहली बार सौम्या ने नोटिस किया कि दरवाजा पहले से खुला था। वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर कमरे में झांक कर देखा। कमरे में बल्ब की पीली रोशनी फैली हुई थी। कमरा काफी अस्त व्यस्त भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था वहां रहने वाले की साफ सफाई में या घर के सामान को करीने से रखने जैसी फिजूल बातों में कोई विश्वास नहीं था। मिस्टर स्मिथ, उसने कमरे में प्रवेश करते हुए आवाज लगाई। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। सौम्या का वहां रात भर रुकने का कोई इरादा नहीं था। वो तेजी से आगे बढ़ी और अंदर वाले कमरे में झांक कर देखा। वहां एक पलंग पड़ा हुआ था, जिसके पायताने पर सौम्या को हैरानी हुई एक पुराना, पता नहीं किस जमाने का छोटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चल रहा था। कमरे में थोड़ी बहुत जितनी रोशनी थी उस टीवी स्क्रीन के कारण ही थी और उस रोशनी में यकायक सौम्या को अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ लगा। बिस्तर पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, जिसकी उसकी आंखें और जीभ बाहर को निकली हुई थी। टीवी की रोशनी से नहाए हुए कमरे में उसका चेहरा बेहद विभत्स और डरावना लग रहा था। वो मर चुका था। सौम्या को देर होती देख डॉक्टर भटनागर कार से बाहर निकले। कार से बाहर आते ही तुरंत ही उन्हें बारिश की हल्की बौछार का सामना करना पड़ा। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, जो किसी भी वक्त तेज बारिश में बदल सकती थी। अब उन्हें इस सुनसान स्थान पर सौम्या को उस भूत बंगले जैसे दिखने वाले घर में अकेले भेजने के अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा था। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने भी सौम्या के पीछे उस घर में जाने का फैसला किया। वो तेजी से लपकते हुए घर के दरवाजे तक पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सौम्या अंदर वाले कमरे के दरवाजे की चौखट पर जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखें मुंदी हुई थीं। वो लपककर सौम्या के पास पहुंचे और उसका गाल थपथपाया। सौम्या के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। उन्होंने सौम्या को जमीन से उठाने का प्रयास किया। इसी दौरान उनकी नज़र सामने बिस्तर पर पड़ी तो उनकी आंखें फैल गई। तत्काल उन्हें सौम्या के बेहोश होने का कारण समझ में आ गया। यकायक उन्हें वो जगह जितनी डरावनी दिख रही थी उससे कई गुना ज्यादा डरावनी लगने लगी। उन्होंने सौम्या को बाहों में लेकर फर्श से उठाने का प्रयास किया। वो जल्दी से जल्दी उसे लेकर वहां से निकल जाना चाहते थे। तभी सौम्या ने एक कराह के साथ आंखें खोल दीं। डॉक्टर भटनागर, वो बुदबुदाए। सौम्या, वो चिंतित स्वर में बोले, तुम ठीक तो हो ना? संभालो अपने आप को, हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर वो खुद ही उठकर खड़ी हो गई। डॉक्टर भटनागर उसे किसी भी क्षण संभालने के लिए तत्पर थे। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। ये, सौम्या ने पलंग पर पड़ी लाश की ओर इशारा किया, ये मर चुका है। इसकी हालत से तो यही लग रहा है, डॉक्टर भटनागर बोले। फिर भी हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया और पलंग की ओर बढ़े, लेकिन अचानक रास्ते में ही थमक कर खड़े हो गए। सौम्या भी जैसे अपने स्थान पर जड़ हो गई। दोनों को एक पल के लिए जैसे सांप सूंघ गया। सन्नाटे को चीरती हुई किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। डॉक्टर भटनागर ने घूमकर सौम्या की ओर देखा। बेटी, सौम्या बोली, इनकी एक बेटी है, बीमार है, मैं उसे ही देखने आई थी। कहने के साथ ही सौम्या लपक कर अंदर वाले कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे डॉक्टर भटनागर भी लपके। अंदर वाले कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके बाद वाले कमरे का दरवाजा भिड़ा हुआ था, जिसके किनारों से बल्ब की पीली रोशनी छनकर आ रही थी। सौम्या ने एक झटके से वो दरवाजा खोला और अंदर कमरे में पहुंची। कमरे में बिस्तर पर एक लड़की घुटने मोड़कर बैठी, उनमें चेहरा छिपाकर रो रही थी। उस लड़की ने एक बार भी सौम्या या डॉक्टर भटनागर की ओर देखा तक नहीं। क्लेयर, सौम्या बोली। उसका रोना थम गया। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसके रोने की ही आवाज गूंज रही थी। अब वो भी बंद हो गई। सौम्या उसके पास पहुंची। वो धीरे से लड़की की ओर झुकी और हाथ से उसके कंधे को रोका। उसने चेहरा उठाकर सौम्या की ओर देखा। उस जर्जर खस्ता हाल घर में मैले कुचेले कपड़ों में पहने बैठी वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसे पास से देखकर सौम्या एक बार को भयभीत सी हो उठी। उसने मेरे डैडी को मार दिया। फिर वो लड़की इतनी जोर से चीखी कि पूरा कमरा गूंज उठा। सौम्या 2 कदम पीछे हट गई। डॉक्टर भटनागर ने भी पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया। चीखने के साथ ही वो पीठ के बल बिस्तर पर ही गिर पड़ी। सौम्या उसे संभालने के लिए लपकी। क्लेयर के दोनों हाथ सिर के अगल बगल थे। चेहरा एक ओर घूम गया था और आंखें बंद थीं। वो बेहोश हो चुकी थी।
बाहर बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बारिश तेज हो गई थी। कपिल का फोन बजा, कॉल सौम्या की थी। हेलो, कपिल ने कॉल रिसीव की। वो गश्त पर जाने की तैयारी कर रहा था। कपिल, उधर से सौम्या की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ में कंपन महसूस कर कपिल का दिल धड़क उठा। क्या हुआ सौम्या? वो मर गया। कौन मर गया? स्मिथ, जिसके घर तुमने मुझे भेजा था। कपिल सन्नाटे में आ गया। अभी कुछ ही घंटे पहले तो उसने उस शख्स से मुलाकात की थी। अच्छा भला ठीक ठाक लग रहा था, केवल अपनी बेटी को लेकर परेशान था। फिर अचानक कैसे हुआ? उसने पूछा। क्या हो गया उसे? किसी ने गला दबाकर मार दिया। हाँ, एक और कत्ल। ये आखिर हो क्या रहा था? कपिल ने पुलिस स्टेशन की दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर डाली। कल रात की घटना को 24 घंटे होने को आ रहे थे। 24 घंटे के अंदर दूसरा कत्ल वैशाली जैसे शांत शहर के लिए ये सामान्य बात नहीं थी। किसने? फिर वो बोला। किसने मारा उसे? नहीं मालूम, मैं उसकी बेटी को देखने उसके घर गई थी। वहाँ उसकी लाश पलंग पर पड़ी थी। कब गई थी? यही कोई 7 बजे के करीब। 7 बजे के करीब शहर से बाहर उस सुनसान इलाके में। कपिल को यकायक अपनी अक्ल पर अफसोस होने लगा। शहर के बाहर उस सुनसान इलाके में उसने सौम्या को अकेले ही उसके घर भेज दिया था। तुम ठीक तो हो ना? वो व्यग्र भाव से बोला। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज में अपने प्रति फिक्र को अनुभव करके सौम्या का स्वर थोड़ा बदल सा गया। मैं अकेली नहीं गई थी, डॉक्टर भटनागर थे मेरे साथ। शुक्र है, उन्होंने ही मुझे संभाला। सौम्या की आवाज में थोड़ा शर्मिंदगी का पुट आ गया। मैं लाश को देखकर पता नहीं कैसे थोड़ा चकरा गई थी। मैं डॉक्टर भटनागर को बाहर कार में छोड़ आई थी, लेकिन वो अंदर आए और उन्होंने ही मुझे संभाला। कपिल ने मन ही मन ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि सौम्या वहाँ अकेली नहीं गई थी। क्लेयर, फिर अचानक उसे लड़की की याद हो आई। क्लेयर थी वहाँ, वो लड़की जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, सौम्या बोली। वो थी, लेकिन वो सदमे में है, बेहोश हो गई है। हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। होश में आने पर ही वो कुछ बता सकेगी। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम पुलिस को जल्दी वहाँ भेज दो। ठीक है, कपिल बोला। मैं खुद पहुँचता हूँ वहाँ पर। ओके, सौम्या बोली। फिर उधर से उसकी किसी से बात करने की आवाज़ सुनाई दी और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कपिल ने अमन को बुलाया और तुरंत स्मिथ के घर चलने के लिए पुलिस को तैयार करने के लिए कहा। कुछ ही देर में वो, अमन और 2 और पुलिस वाले जोरदार बारिश के बीच पुलिस कार में स्मिथ के घर की ओर उड़े जा रहे थे। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।